हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल गुरुजी। हाँ, वेलकम बैक टू दी थर्ड एपिसोड ऑफ सवाल एंड जवाब विद गुरुजी। क्यों छोटे? ओके गुरुजी, तो आज का सवाल जो भेजा है वो अंशु ने भेजा है, अंबिका हिंदी हाई स्कूल की स्टूडेंट। तो गुरुजी सवाल सॉल्व करें बच्ची का। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो अंशु ने पूछा है और जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा वो है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ये होता क्या है बच्चों? एक कहानी सुनो। दो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक था बहुत शैतान और एक था बहुत भद्र, बहुत डिसेंट। लेकिन जब भी दोनों आपस में मिलते थे तो क्या होता था, शैतान बच्चा धीरे धीरे वो जो डिसेंट बच्चा था उसको भी अपनी तरफ शैतानी सिखाते चला गया और वो सीखते चला गया। तो इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड होना, मतलब किसी से प्रभावित होना। वो जो भद्र बच्चा था वो शैतान बच्चे के संगति में रह के वो भी शैतानी शुरू कर दिया। तो इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड। ठीक है, तो डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई नॉन पोलर मतलब जिसमें दो पोल क्रिएट ना हो, पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट ना हो, वो मॉलिक्यूल या फिर वो कंपाउंड किसी भी पोलर कंपाउंड या फिर पोलर मॉलिक्यूल मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है उसके कांटेक्ट में आता है, तो फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं वो भी उससे इंड्यूस्ड होता है, वो भी उसकी तरह बिहेव करने लगता है। मतलब जब भी कोई नॉन पोलर किसी पोलर कंपाउंड के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है कि ये इसको इंड्यूस करता है, मतलब इसको क्या करता है, अपनी तरफ बिहेव करने के लिए बाध्य करता है और धीरे धीरे वो भी कुछ हद तक उसकी तरफ बिहेव करना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो HCl या फिर H2O। ठीक है, वाटर ही लेते हैं सबसे कॉमन एग्जांपल। अच्छा, वाटर एक्चुअल क्या है? ये पोलर या नॉन पोलर है? ये एक्चुअल पोलर है। ठीक है, कैसे? देखो, वाटर का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। ऑक्सीजन के पास क्या है? VS पेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग दो लोन पेयर है। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है? पोलर बॉन्ड है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा? इट एक्चुअली पुल्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन टुवर्ड इटसेल्फ। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा। तो अल्टीमेट हम लोग इसका डाइपोल किस तरह लिख सकते हैं? इसका जो डाइपोल मोमेंट देंगे वो कुछ इस तरीके से देंगे और सिमिलरली इस तरह से देंगे। तो अल्टीमेट म्यू का डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। ठीक है, म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? अप्रॉक्स 1.83 डिवाइड। ठीक है, तो ये एक्चुअल क्या हो गया? ये एक पोलर कंपाउंड हो गया, है कि नहीं? जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? 2 नेगेटिव चार्ज होता है और दोनों हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये क्या है? पोलर हो गया, पोल क्रिएट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके कॉन्टैक्ट में जब भी कोई नॉन पोलर, जैसे मान लो नोबल गैस का मिक्सचर, जैसे या फिर प्योर एक नोबल गैस, वैसे जैसे पकड़ लो रेडॉन हो गया, जेनॉन हो गया, तो ये सब क्या है कि है तो ये नॉन पोलर, मतलब इसमें तो कोई पोल नहीं है। सिंपली अगर हम लोग एटॉम लेते हैं या फिर एक मॉलिक्यूल ऑफ रेडॉन लेते हैं, रेडॉन अगर लेते हैं तो क्या होगा? अच्छा, रेडॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन, और बाहर में क्या है? ऑर्बिट्स, उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जब भी ये इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है पोल, मतलब ये कंपाउंड इसके कांटेक्ट में जब ये आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव है तो ये क्या करेगा? जो पॉजिटिव वाला इसका पार्ट है, मतलब जो न्यूक्लियस पार्ट है, उसको अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, वो इससे दूर चला जाएगा। मतलब ये क्या होगा? इस तरीके से बिहेव करने लगेगा। मतलब जो न्यूक्लियस है वो एक किनारे आ जाएगा और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक किनारे आ जाएंगे, और इसी की वजह से इसके ऊपर में एक पोल क्रिएट होता है, और इसी को कहते हैं डाइपोल, जो कि इससे इंड्यूस्ड होकर बना है। और उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है और फिर ये क्या होता है? नोबल गैस वाटर में घुल जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर? तो बच्चों ये एग्जांपल देख रहे हो, ये और क्लियर हो जाएगा। ये एक पोलर कंपाउंड है, मतलब एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें दो पोल क्रिएट हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक्चुअली एक नॉन पोलर कंपाउंड है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब भी ये नॉन पोलर चीज़ किसी पोलर के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या होता है कि इस नॉन पोलर में जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये क्या है? न्यूक्लियस, वो क्या होता है? इस नेगेटिव वाले पोल के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है कि वो एक तरफ हो जाता है, जस्ट लाइक पैराबोला हाइपरबोला की तरह। ये न्यूक्लियस एक तरफ हो जाता है और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब इस नेगेटिव के से क्या होगा?
अट्रैक्शन तो होगा नहीं, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, ये सब दूसरे तरफ भाग जाएंगे, मतलब नेगेटिव जो है वो सब इस तरफ एक जगह हो जाएगा। तो इसकी वजह से अल्टीमेट दो पोल क्रिएट होता है, जहाँ पर ये हिस्सा हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्रिएट होता है और इस हिस्से पर क्रिएट होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसी की वजह से ये जो है स्लाइटली इसमें सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसी की वजह से कुछ कुछ नोबल गैस है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन नहीं होगा, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब चीज़ क्या है कि स्मॉल अमाउंट में वाटर में डिजॉल्व होता है। चूँकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स नोबल गैस है, लेकिन फिर भी वाटर चूँकि एक पोलर कंपाउंड है, जब भी इसके कांटेक्ट में आता है, आने की वजह से वो डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाता है उसकी वजह से, और उसके बाद अल्टीमेट नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होकर वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। क्लियर? तो बच्चों पहला न्यूमेरिकल देखो, क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो बेंजीन है, 10 ग्राम सॉल्यूट है और 200 ग्राम बेंजीन है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन में ड्राई एयर पास करा रहे हैं। जब भी ड्राई एयर इस सॉल्यूशन से पास करा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन का जो वेट है वो डिक्रीज कर जा रहा है बाई 2.66 ग्राम्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं कि इसी ड्राई एयर जो यहाँ से रिलीज हुआ, ये एक सील है, सील पैक्ट है, तो यहाँ से जो रिलीज हुआ ड्राई एयर, ये फिर क्या हो रहा है कि अलग से एक और बेंजीन के बीकर में इसको पास कराएंगे। जब इसको बेंजीन के बीकर में पास कराएंगे तो बेंजीन का जो है उसका सॉल्वेंट का उसका वेट कितना डिक्रीज हो रहा है, 0.14 ग्राम। ठीक है, हमको निकालना क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मतलब इसमें टोटल में सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है हमको मालूम नहीं, हमको इसी का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों ध्यान दो कि रॉड्स लॉ जो कहता है, रॉड्स लॉ क्या है, कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल है किसके, मोलालिटी के। रॉड्स लॉ प्रोपोर्शनल नहीं है, वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ। तो वेपर प्रेशर क्या है, कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के। ठीक है, इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा। इसको एक बार और थोड़ा सा समझ लो कि जब भी ड्राई एयर इसमें पास कराएगा तो क्या होगा, ये वेट लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्राई एयर इसमें से कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। मॉइस्चर किसको एब्जॉर्ब करेगा, ऑब्वियसली बेंजीन को ही एब्जॉर्ब करेगा, नॉन, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, उसको तो वो एब्जॉर्ब कर नहीं सकता है। तो किसको एब्जॉर्ब करेगा, बेंजीन को ही एब्जॉर्ब करेगा। तो जब बेंजीन को एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से भी एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ से भी एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब टोटल बेंजीन को एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, 2.66 प्लस 0.14, टोटल एब्जॉर्ब कर रहा है 2.8 ग्राम। ठीक है, बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है। अब देखो वेपर प्रेशर जो है कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के। कहीं ना कहीं मोलालिटी मतलब क्या होता है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट है, उसी को कहते हैं मोलालिटी। मतलब वेपर प्रेशर कहीं ना कहीं वेट के साथ में रिलेटेड है ना। हालांकि डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर चूंकि इस न्यूमेरिकल में तुमको ये रिलेशन स्टैब्लिश कर लेना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर जो है कहीं ना कहीं वेट के साथ में रिलेटेड है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 2.8 ग्राम, क्योंकि इतना ही वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 2.8 ग्राम, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जितना वेट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है 2.66, या फिर जितना वेट डिक्रीज हो रहा है कितना 2.66, तो बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2.66 ग्राम। हालांकि वेपर प्रेशर का यूनिट ग्राम होता नहीं है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में रिलेशन चूंकि हम लोग इस्टेब्लिश किए हैं इसीलिए इसको ग्राम भी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेट रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग रिलेशन क्या होता है, P0 माइनस P डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, जहाँ पर N1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और N1 और N2 क्या है, मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। P0 यहाँ पर क्या देंगे, P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना है 2.8, P कितना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन का कितना है 2.66 डिवाइड बाई 2.8 इज इक्वल टू, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, कितना नंबर ऑफ मोल है 10 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। और फिर उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब 10/m प्लस बेंजीन का वेट कितना है 200 डिवाइड बाई बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, निकाल ले भैया, C6 12 इंटू 6 प्लस 6, 12 + 8 12 × 72, 72 प्लस 6 78, कितना आ गया 78। अब यहाँ से कैलकुलेट करके देख लो कितना आएगा, शायद कहाँ गया अभी, तो देख लेना भाई कितना आया है, अप्रोक्स शायद 78 फेट कुछ आएगा क्या, जितना भी आएगा
जो भी आएगा जो भी m का वैल्यू यहाँ से आएगा वही होगा आंसर। ठीक है, ये एक्चुअली जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है। तो बच्चों अगला प्रॉब्लम देखो क्या बोल रहा है कि द लैटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर वाटर इज 1440 कैलोरी पर मोल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर। मतलब क्या निकालना है, KF निकालना है। ठीक है, LF मतलब लैटेंट हीट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1440 कैलोरी पर मोल। ठीक है, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को KF का वैल्यू निकालना है। ओके, KF के साथ में लैटेंट हीट ऑफ वाटर का क्या रिलेशन है, इसको नोट कर लो। KF इज इक्वल टू होता है M मॉलिक्यूलर वेट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू लैटेंट हीट ऑफ वाटर। ठीक है, M कितना हो जाएगा वाटर के लिए, ऑब्वियसली 18 इंटू R। अच्छा, यहाँ पर लैटेंट हीट देखो कैलोरी में दिया हुआ है, तो R का वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू कैलोरी में क्या है 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल होता है, लेकिन हम लोग उसको अप्रोक्सीमेटली 2 भी लिया जाता है, 2 लेके कर लो इंटू TF कितना होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बच्चा जानता है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू लैटेंट हीट कितना दिया हुआ है 1440। अब जस्ट इसको कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स 1.85 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है से, तो हो गया। क्या कह रहा है बच्चों, देखो A एंड B कंबाइंस टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स AB2 एंड AB3। अच्छा, A और B जो है ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना रहा है AB2 और AB3। ठीक है, 2 कंपाउंड तैयार हो रहा है। इफ 1.01 ग्राम ऑफ AB2 डिजॉल्व इन 25 ग्राम बेंजीन, मतलब इसका 1 ग्राम ऑफ इसका डिजॉल्व इन 25 ग्राम बेंजीन। ठीक है, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बिकम्स 1 मतलब डेल्टा TF कितना है 1.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिफरेंस। ऑन द अदर हैंड इफ 1 ग्राम ऑफ AB3 मतलब इसका अगर 1 ग्राम डिजॉल्व इन 25 ग्राम बेंजीन, इसमें भी 25 ग्राम बेंजीन, देन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बिकम्स 1 इसमें जो डेल्टा TF होगा वो है 1.25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ A एंड B, मतलब इसका M निकालना है M ऑफ A और M ऑफ B, ये 2 चीज़ें निकालनी है मुझे। ठीक है, अच्छा दोनों के लिए KF का जो वैल्यू है वो है 5.1, मतलब दोनों के लिए जो KF का वैल्यू है वो है 5.1, मतलब मुझे क्या निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, मतलब एटॉमिक वेट, क्योंकि यहाँ पर एटम्स के लिए बोल रहा है तो एटॉमिक वेट ऑफ A एटॉमिक वेट ऑफ B। अब A के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या लिखेंगे W बाई छोटा m इंटू 1000 इंटू कैपिटल W। यहाँ पर छोटा w क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर m क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सिमिलरली 1000 डिवाइड बाई कैपिटल W क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर डेल्टा TF फॉर AB2 क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिखेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना होगा 1.6 इज इक्वल टू क्या छोटा w कितना होगा 1 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई छोटा m कितना होगा नहीं मालूम, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2 नहीं मालूम, इंटू कैपिटल W कितना है 25। ठीक है, ओके। सिमिलरली फॉर AB3 इसके लिए देखो कितना करेंगे, डेल्टा TF कितना होगा 1.25 इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB3, कंपाउंड AB3 है और इसमें बेंजीन का जो वेट कितना दिया है 25 ग्राम्स। ओके, अब करना क्या है कि इन दोनों को सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब कुछ करके अल्टीमेट जो आएगा यहाँ से जो आएगा AB2 के लिए आएगा, यहाँ से जो आएगा AB2 के लिए मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा वो आएगा 127.5। ठीक है, और इसके लिए जो आएगा इसके लिए आएगा 163.2, मतलब m ऑफ AB3 163.2। ठीक है, अब बच्चों एक चीज़ ध्यान दो, सोचो कि हम लोग मॉलिक्यूलर वेट किसी एक कंपाउंड का कैसे निकालते थे। सपोज पकड़ लो कि वाटर ही है, हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या निकालते थे, जितना एटॉमिक वेट होता था ऑफ हाइड्रोजन उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते थे, इस मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है 2, तो इसीलिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, किससे मल्टीप्लाई किया 2,
क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर क्या है 2, प्लस क्या करते थे दूसरा जो एटम है वो क्या है ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक वेट कितना होता है 16। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, कितना एटम्स है एक ही है तो इसलिए 16 × 1 16 ऐड करते थे, कितना होता था 18। ऐसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते थे। तो अगर कंपाउंड मेरा AB2 है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, अगर हम लोग मान ले कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A जो है, एटॉमिक वेट ऑफ A जो है X है और एटॉमिक वेट ऑफ B जो है वो Y है। इफ़ एटॉमिक वेट ऑफ सपोज एटॉमिक वेट ऑफ A क्या है X है और B जो है B का क्या है Y, तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, ये AB2 के लिए हम एटॉमिक वेट क्या लिख सकते हैं X प्लस B का अगर एटॉमिक वेट Y है तो कितना नंबर ऑफ B एटम्स है 2, तो 2Y इज इक्वल टू यही जो वैल्यू आएगा ये टोटल मॉलिक्यूल का वैल्यू वेट आएगा। मॉलिक्यूल का वेट यहाँ से मेरा कितना आया है 127.5। सिमिलरली इसके लिए भी हम लोग करेंगे AB3 मॉलिक्यूल के लिए, तो क्या हो जाएगा X प्लस 3Y, क्योंकि AB3 है इज इक्वल टू कितना आएगा 163.2 आया। अब वही क्लास शायद 9 और 10 का है इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मार्क करो, इक्वेशन 2 मार्क करो, इससे उसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके अल्टीमेट x का वैल्यू निकालो और फिर y का वैल्यू निकालो। ठीक है, यहाँ से जो x का जो वैल्यू आएगा 56.1 कैलकुलेट करके देख लेना, और y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 35.7। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x भी निकल गया, मतलब A निकल गया, और एटॉमिक वेट ऑफ A निकल गया और एटॉमिक वेट ऑफ B निकल गया। मेरे को पूछा क्या था, मॉलिक्यूलर वेट पूछा था या एटॉमिक वेट पूछा था, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ A एंड B, अच्छा एटॉमिक वेट पूछा था, बस निकल गया, A और B का एटॉमिक वेट भी निकल गया। अगर इनकेस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2 एंड AB3 बोलता तो भी निकल जाता, जस्ट इसके वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देते, वो तो ये तो ऑलरेडी निकल ही गया है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो मेरा मेल आईडी है, मेरे को बेझिझक मेल करो, मैं तुरंत उसके ऊपर में या फिर जितनी जल्दी हो सके मैं वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। टाटा।